नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अर्जुन है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी अर्जुन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें और आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर भेजें, ताकि मुझे भी ये एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश डिपो में एक सरकारी बस चलाता हूं। वैसे तो मैं रहने वाला पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव का हूं, लेकिन पिछले 10 सालों से जब से मेरी यह सरकारी नौकरी पक्की हुई है, तब से मैं ऋषिकेश में ही बस डिपो के पास में एक किराए का कमरा लेकर अकेला रह रहा हूं। घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और एक छोटी बहन भी है, जिसकी शादी की जिम्मेदारी अब मेरे ही कंधों पर आ गई है। उन्हीं के लिए तो मैं यहाँ इस शहर में इसे कोठरी जैसे कमरे में अकेला पड़ा हुआ हूं, ताकि महीने के आखिर में 4 पैसे कमाकर उन्हें भेज सकूं और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बन सके और मेरी बहन के हाथ पीले हो सकें। उसकी भी उम्र हो रही है और माँ बाप की चिंता बढ़ती जा रही है। मेरी जो ड्यूटी लगती है वो ज्यादातर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग वाले रास्ते पर ही लगती है। ये वही रास्ता है जो आगे जाकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम तक भी ले जाता है। आप में से बहुत से लोग उस रास्ते पर गए भी होंगे या शायद 4 धाम यात्रा के लिए वहां से गुजरे होंगे। यह रास्ता जितना खूबसूरत, जितना मन को मोह लेने वाला दिन के उजाले में लगता है। जब सूरज की रोशनी उन पहाड़ों पर पड़ती है और नीचे वो गहरी खाई में नदी चांदी की तरह चमकती है, तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। लेकिन दोस्तों, यही रास्ता रात के वक्त उतना ही सुनसान, वीरान और एक तरह से कहें तो डरावना भी हो जाता है। अब मैं ठहरा एक ड्राइवर आदमी। मेरी जिंदगी के यह जो 10 साल बीते हैं, वो इन सड़कों पर ही बीते हैं। इन 10 सालों में मैंने न जाने कितने ही सफर, कितने ही चक्कर रात के घने अंधेरे में तय किए होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरी बस में मेरे और मेरे कंडक्टर के सिवा कोई नहीं होता था। बस खाली होती थी और हम उस घने अंधेरे को चीरते हुए बस के इंजन की गड़गड़ाहट के साथ बस को भगाए चले जाते थे। यह हमारा रोज का काम था। डर तो जैसे हमारे काम का एक हिस्सा बन गया था। मैं थोड़ा पूजा पाठ वाला आदमी भी हूं। रोज सुबह नहा धोकर बस निकालने से पहले डिपो के छोटे से मंदिर में हनुमान जी के सामने हाथ जरूर जोड़ता था। मेरे पिताजी जो गांव में रहते हैं, वो कहते थे कि जो भगवान को मानता है, उसका भूत प्रेत या कोई बुरी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं भी यही मानता था। मुझे लगता था कि ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं, कहानियां हैं। कमजोर दिल वाले लोग इन पर यकीन कर लेते हैं और फिर उन्हें हर परछाई में भूत नजर आने लगता है। लेकिन मैं कमजोर दिल का नहीं था। मैंने इन 10 सालों में कभी किसी चीज से डर महसूस नहीं किया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक इंसान को यकीन नहीं होता, और घमंड तो किसी का भी नहीं रहता। मेरा भी घमंड टूटने वाला था। मेरा वो यकीन कि कुछ नहीं होता, वो चकन्नाचूर होने वाला था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा खौफनाक सफर, एक ऐसी काली रात जिसने मेरी हिम्मत, मेरी सोच और मेरे इस 10 साल पुराने घमंड को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। उस रात जो मेरे साथ हुआ वो इतना भयानक था, इतना डरावना था कि आज भी जब मैं उस रास्ते से रात को गुजरता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कांपने लगते हैं। मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। उस रात के बाद से मैं समझ गया कि हर सुनी सुनाई बात सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ बातें, कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो हकीकत होते हैं, और वो इतने भयानक होते हैं कि भगवान ना करे कि वो किसी के साथ कभी हों। खैर, अब मैं ज्यादा बातें ना करके, आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करके सीधा उस रात की कहानी पर आता हूं, जिस काली रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये बात आज से कोई 3 साल पुरानी होगी। सर्दियों के दिन बस शुरू ही हुए थे और आप तो जानते ही हैं कि पहाड़ों पर सर्दी कितनी भयानक पड़ती है। शाम 5 बजे ही ऐसा घना काला अंधेरा हो जाता है जैसे रात के 10 बज गए हों, और ठंड ऐसी कि खून तक जम जाए, हड्डियां कांपने लगें।
अगर कोई बाहर रुक जाए तो वो वहीं अकड़कर मर जाए। उस दिन मेरी आखिरी बस थी जो रात को 8 बजे ऋषिकेश डिपो से रुद्रप्रयाग के लिए निकलनी थी। ये हमारे डिपो की उस रूट की आखिरी बस होती थी। इसके बाद सुबह 4 बजे से पहले उस रास्ते पर कोई सरकारी बस नहीं जाती थी। इक्का दुक्का कोई प्राइवेट जीप या कार मिल जाए तो मिल जाए, वरना रास्ता एकदम सुनसान हो जाता था। आमतौर पर इस आखिरी बस में ज्यादा सवारियां नहीं होती थीं, बस गिनी चुनी सीटें ही भरी होती थीं। ज्यादातर वो लोग होते थे जो या तो लोकल गांव वाले होते थे जिन्हें अपने घर पहुंचना होता था, या फिर कोई ऐसा जरूरतमंद होता था जिसे श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में कोई बहुत ही जरूरी काम होता था। टूरिस्ट लोग जो घूमने आते हैं वो तो शाम होते ही अपने होटलों में दुबक जाते थे। वो रात को सफर करने का रिस्क नहीं लेते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। जब बस का टाइम हुआ तो मैंने देखा कि बस में कुल मिलाकर 15-20 लोग ही बैठे थे। कुछ 2-4 लोग आगे की सीटों पर थे, कुछ बीच में और कुछ बिल्कुल पीछे। ज्यादातर लोग ऊनी कपड़े, शॉल और मफलर लपेटे अपनी सीटों पर दुबके बैठे थे। कुछ आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कुछ बस चुपचाप बाहर उस अंधेरे को देख रहे थे। मेरा कंडक्टर, जिसका नाम रमेश था, वो भी मेरी तरह पुराना और तजुर्बेकार था। हम दोनों की जोड़ी पक्की थी। पिछले 5 साल से हम दोनों ज्यादातर एक ही बस पर साथ में ड्यूटी कर रहे थे। वो भी मेरी तरह ही हिम्मत वाला आदमी था। हम एक दूसरे की हिम्मत थे, एक दूसरे का सहारा थे। रात के सफर में हम दोनों आपस में बातें करते हुए चले जाते थे ताकि नींद ना आए। हमने बस टाइम पर ठीक 8 बजे डिपो से निकाली। डिपो से निकलते ही बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। सब कुछ बिल्कुल आम था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज हर रात को होता था। बस के अंदर लोग या तो अपनी बातों में लगे थे या कुछ लोग अपनी सीटों पर सिर टिकाकर ऊँघ रहे थे। बस के इंजन की एक जानी पहचानी गड़गड़ाहट हो रही थी जो उस सन्नाटे में गूंज रही थी। बाहर घना अंधेरा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। बस के शीशों पर बाहर की ठंड और अंदर सवारियों की सांसों की गर्मी की वजह से हल्की हल्की भाप जमने लगी थी। हम लोग देवप्रयाग पार कर चुके थे और उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे होंगे। मैं बस को अपनी जानी पहचानी सड़क पर चला रहा था। हर मोड़, हर उतार चढ़ाव मुझे याद था। तभी मौसम भी धीरे धीरे थोड़ा खराब होने लगा था। जो आसमान पहले साफ था वो अब बादलों से घिर गया था और फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और बारिश के साथ साथ धुंध भी छाने लगी थी। वो जो कोहरा होता है वो नीचे उतरने लगा था। अब पहाड़ों पर धुंध और बारिश का जो मेल होता है वो एक ड्राइवर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस ऐसा लगता है जैसे हम किसी सफेद चादर के अंदर या किसी सफेद सुरंग के अंदर बस चला रहे हों। मैंने भी बस की रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी थी। जो बस पहले 40 पर चल रही थी वो अब 10-15 पर रेंग रही थी। बस के वाइपर चल रहे थे जो शीशे पर गिरते पानी को साफ कर रहे थे। उनके चलने से एक रबड़ के शीशे पर घिसटने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी उस घनी धुंध के आगे हार मान रहे थे। मैं अपनी बस को बहुत धीमे और बहुत संभाल कर चला रहा था। मेरी पूरी नजरें वो सड़क पर टिकी हुई थी। मैं अपनी गर्दन को आगे झुकाकर स्टीयरिंग के पास ले आया था ताकि मुझे सड़क साफ दिख सके। ऐसे मौसम में एक छोटी सी जरा सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। हमारा अगला बड़ा स्टॉप श्रीनगर था, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा कस्बा पड़ता था जिसका नाम मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन वहां एक छोटा सा बस स्टॉप था और वो बस स्टॉप बिल्कुल वीरान सुनसान जगह पर बना हुआ था। वहां आसपास कोई दुकान या घर भी नहीं था। बस सरकार ने एक टीन की छत वाली बैठने की जगह बना दी थी जहां से आसपास के जो छोटे छोटे गांव थे जो पहाड़ पर ऊपर बसे थे वहां के लोग बस पकड़ते थे। लेकिन रात के 10 बजे ऐसी भयंकर बारिश और धुंध में वहां किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसे ही मेरी बस उस स्टॉप के पास पहुंची मैंने रफ्तार और धीमी कर ली। ये मेरी आदत थी कि मैं स्टॉप पर बस धीमी जरूर करता था ताकि अगर कोई हो तो दिख जाए, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं दिखा। चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध थी, पर जैसे ही बस उस टीन की छत के नीचे से गुजरने वाली थी तभी अचानक मुझे उस हल्की धुंध और बारिश में 2 साए 2 लोग खड़े दिखाई दिए। वो उस टीन की छत के नीचे नहीं थे बल्कि सड़क के किनारे उस तेज बारिश में भीगते हुए खड़े थे। मैंने एकदम से बस रोकी। बस एक हल्के झटके के साथ रुकी। रमेश ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि यहाँ कौन है। मैंने उसे इशारा किया कि सवारी है। रमेश ने दरवाजा खोला। बस का दरवाजा हवा के दबाव से खुला और ठंडी गीली हवा का एक तेज झोंका बस के अंदर घुस आया जिसने बस के अंदर बैठे
लोगों को भी कंपा दिया। मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची की उम्र कोई 8 या 10 साल की रही होगी। वो दोनों बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। वो आदमी एक पुराना सा फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए था जो जगह जगह से सिला हुआ था, और उस बच्ची को भी उसने उसी कंबल में छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन वो दोनों उस तेज ठंड में बुरी तरह कांप रहे थे। उनके दांत बज रहे थे। वो दोनों जल्दी से बस में चढ़े। जैसे ही वो चढ़े, बस के अंदर एक अजीब सी बर्फीली ठंड की लहर दौड़ गई। वो ठंड बाहर की ठंड से अलग थी। यह एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक घुस गई और उनके कपड़ों से पानी टपकने की आवाज आने लगी। वो बस की सीढ़ियों पर और फर्श पर गिर रहा था। कंडक्टर ने उनसे पूछा, हाँ जी भाई साहब, कहाँ जाना है? तो उस आदमी ने एक अजीब सी भारी और जैसे गले में कुछ फंसा हो या जैसे वो सालों से बोला ना हो वैसी आवाज में कहा, चंडिका मंदिर जाना है। उसका जवाब सुनकर रमेश ने मेरी तरफ देखा और मैंने रमेश की तरफ, क्योंकि हम दोनों को इस रूट पर काम करते हुए सालों हो गए थे। हमने इस रास्ते का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन हमने आज तक इस नाम के किसी मंदिर या किसी गांव या किसी स्टॉप के बारे में कभी नहीं सुना था। रमेश ने कहा, भाई साहब, इस रूट पर कोई चंडिका मंदिर तो नहीं है। आप शायद गलत बस में बैठ गए हैं। यहां से कोई बस वहां नहीं जाती। मेरी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया। दोस्तों, उसकी वो मुस्कुराहट बहुत ही अजीब थी, ऐसी कि देखकर ही शरीर में एक कंपी सी दौड़ जाए। वो खुशी की मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक ठंडी बेजान मुस्कुराहट थी। उसके होंठ हिले, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई। वो बोला, नहीं साहब, मंदिर तो है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, वो आगे ही पड़ता है। आप बस चलिए, हम आपको बता देंगे। जब आएगा तो हम उतर जाएंगे। रमेश ने भी शायद उन पर तरस खाकर या उस बच्ची को उस ठंड में कांपते हुए देखकर ज्यादा बहस नहीं की। वो बच्ची बेचारी अपने बाप की टांगों से चिपकी खड़ी थी और कांप रही थी। रमेश ने कहा, ठीक है, आप श्रीनगर तक का टिकट ले लो, वहीं उतर जाना, आगे का हम नहीं जानते। जब उस आदमी ने टिकट के पैसे देने के लिए अपनी जेब से हाथ निकाला तो मैं और रमेश, हम दोनों एक बार फिर हैरान रह गए। उसने जो नोट कंडक्टर को दिया वो बहुत ही पुराना, गंदा और अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नोट सालों से मिट्टी में दबा हुआ हो। वो नोट बारिश के पानी से गीला नहीं था, वो किसी और चीज से गीला और गला हुआ सा लग रहा था। उसमें से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू भी आई, जैसे गीली मिट्टी और किसी चीज के सड़ने की मिलीजुली बदबू हो। वो नोट इतना पुराना था कि शायद वो अब चलता भी नहीं होगा। लेकिन रमेश ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। शायद उसे उन दोनों की हालत देखकर तरस आ गया था। उसने वो नोट लिया और बिना कुछ बोले अपनी जेब में रख लिया और उन्हें टिकट दे दी। वो दोनों जाकर बस में बीच वाली एक खाली सीट पर बैठ गए। वो सीट 3 लोगों की थी और पूरी खाली थी। वो दोनों खिड़की के पास जाकर बैठ गए। मैंने अपना हॉर्न दिया। बस के हॉर्न की एक धीमी दबी हुई आवाज उस धुंध में गूंजी और मैंने बस को वापस धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। बस फिर से अपनी उसी धीमी रफ्तार से चलने लगी। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी और वाइपर को तेज चलाना पड़ रहा था, जो शीशे पर घिसट कर चल रहे थे। मैं सड़क पर ध्यान लगाए हुए था, लेकिन मेरा दिमाग अब सड़क पर नहीं था। मेरा दिमाग बार बार उन्हीं 2 सवारियों के बारे में सोच रहा था। उस अजीब से मंदिर का नाम चंडिका मंदिर, वो गंदा और पुराना सड़ा हुआ नोट, उनकी वो अजीब सी ठंडी मुस्कुराहट और वो सड़न वाली बदबू। सब कुछ बहुत अजीब था। मैंने अपनी नजर वो जो ड्राइवर के ऊपर लगा शीशा होता है, जिसे रियर व्यू मिरर कहते हैं, उसमें घुमाई ताकि देख सकूं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। शायद वो ठंड से कांप रहे हों या उस बच्ची को कुछ चाहिए हो। और दोस्तों, जो मैंने उस शीशे में देखा, उसे देखकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ही कांप गए और मेरा खून मेरी रगों में जैसे जम गया। वो आदमी और वो बच्ची, वो दोनों बिल्कुल सीधे बैठे थे, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हो। लेकिन उनकी गर्दन पूरी तरह से 180 डिग्री पीछे की तरफ घूमी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने उनके सिर को पकड़कर पूरा घुमा दिया हो। और वो दोनों बस में जो पीछे की सवारियां जो सो रही थीं या ऊँघ रही थीं, उन्हें एक तक घूर रहे थे। उनकी आंखें उस बस के अंधेरे में भी अजीब सी सफेद चमक रही थी। और वो बच्ची मुझे उस शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर किसी का भी खून हमेशा के लिए जम जाए। मैंने डर के मारे अपनी नजरें तुरंत वापस सड़क पर घुमा ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे वो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा।
मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है। शायद धुंध और शीशे पर लगी भाप की वजह से मुझे शीशे में कुछ गलत दिख गया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हिम्मत करके खुद को समझाकर कुछ सेकंड बाद फिर से उस शीशे में देखा, लेकिन इस बार वो दोनों मेरी ही तरफ देख रहे थे, बिल्कुल सीधे। उनकी गर्दनें अब सीधी हो गई थीं, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि मैं उन्हें देख रहा हूं। और वो आदमी, वो अब मुस्कुरा रहा था, वही भयानक ठंडी सड़ी हुई मुस्कुराहट। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी और यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक सफर बनने वाला था। दोस्तों, वो मुस्कुराहट, वो भयानक, वो ठंडी मुस्कुराहट जो मैंने उस आदमी के चेहरे पर उस ऊपर वाले शीशे में देखी थी, उसे देखते ही मेरे पूरे जिस्म में जैसे खून जम गया हो। मेरा दिल जो अभी तक बस के इंजन की आवाज के साथ धड़क रहा था, वो जैसे एक पल के लिए रुक गया और फिर अगले ही पल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे वो मेरी पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। मेरे हाथ जो स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, वो बुरी तरह से कांपने लगे थे। उनमें जान ही नहीं बची थी और मेरे हाथों के कांपने की वजह से वो भारी बस भी उस गीली सड़क पर हल्की सी हिल गई। वो थोड़ी सी लहरा गई। बस जैसे ही हिली, पीछे जो सवारियां जो शायद ऊँघ रही थीं, उनमें से एक आदमी की आवाज आई। वो थोड़ी नाराजगी से बोला, अरे ड्राइवर भाई, देख कर चलाओ, क्या कर रहे हो? उस आदमी की आवाज, उस आदमी की वो असली इंसानी आवाज सुनते ही मैं जैसे किसी बुरे सपने से जागा। मैंने डर के मारे अपनी नजरें फौरन उस ऊपर वाले शीशे से हटा ली और वापस सड़क पर गड़ा दी। मैं लंबी लंबी कांपती हुई सांसें लेने लगा। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई थीं। मैंने खुद को समझाया, अर्जुन, यह तेरा वहम है और कुछ नहीं। तू रात भर से बस चला रहा है, तेरी आंखें थक गई हैं और यह जो घनी धुंध है और यह जो बारिश हो रही है, इस वजह से तुझे शीशे में कुछ गलत दिख गया होगा। हाँ, यही बात है। वो जो बस का शीशा है, वो भी पुराना हो गया है और उस पर भाप जम गई है। भाप और पानी की बूंदों की वजह से वो चेहरा तुझे वैसा दिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। मैं अपनी इस सोच को मजबूत करने की कोशिश करने लगा। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं पागल नहीं हो रहा हूं। मैंने 10 साल बस चलाई है इन सड़कों पर, आज तक मुझे कुछ नहीं दिखा, तो आज ऐसा क्या हो गया? वो बस एक थके हुए दिमाग का खेल था। वो दोनों, वो आदमी और वो बच्ची, वो जरूर ठंड से कांप रहे होंगे और शायद उन्होंने अपनी गर्दन को बस थोड़ा सा मोड़ा होगा। और वो मुस्कुराहट नहीं, वो मुस्कुराहट नहीं हो सकती। वो शायद उनके चेहरे पर बारिश का पानी या भाप होगी जो मुझे मुस्कुराहट जैसी लगी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जो बिखर गई थी उसे समेटने की कोशिश की और बस चलाने पर ध्यान लगा दिया। रास्ता बहुत खराब था। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी और मुझे बस अपनी नहीं बल्कि उन 15-20 बेगुनाह सवारियों की जान की भी फिक्र थी जो मुझ पर भरोसा करके सो रहे थे। मैं कोई 10-15 मिनट तक बस चलाता रहा। दोस्तों, वो 10-15 मिनट, वो मेरी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे भयानक 10-15 मिनट थे। मेरा पूरा जिस्म वो अकड़ा हुआ था। मेरे कंधे वो दर्द कर रहे थे। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर इतनी मजबूत थी कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा था। और मेरा दिमाग वो सड़क पर नहीं था। वो बार बार वहीं उस पीली सीट पर जा रहा था। हर एक सेकंड मेरा दिल चाहता था कि मैं एक बार बस फिर से उस शीशे में देखूं, बस यह पक्का करने के लिए कि वो मेरा वहम ही था, कि वहां कोई नहीं है, या अगर है भी तो वो आम सवारियों की तरह बैठा है। लेकिन मेरा दूसरा मन वो मुझे रोक रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि नहीं अर्जुन, मत देख। अगर तूने दोबारा देखा और वो तुझे वैसे ही घूरते हुए मिले तो तू पागल हो जाएगा। तू बस नहीं चला पाएगा। तू बस यह सोच कि वो वहां है ही नहीं। तू बस अपनी बस चला। मैं बस इसी कशमकश में फंसा हुआ था। मैं उस शीशे में देखने से डर रहा था। मेरी नजरें वो बस सड़क पर उस सफेद धुंध पर टिकी थीं, लेकिन मेरा ध्यान वो मेरे पीछे था। मुझे अपनी गर्दन के पीछे उनकी नजरें महसूस हो रही थीं। भले ही मैंने उन्हें देखा नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो अब भी मुझे ही घूर रहे हैं। मैं उस खौफ से बाहर निकलना चाहता था। मुझे किसी ऐसे से बात करने की जरूरत थी जो असली हो, जो जिंदा हो। मैंने अपने बगल में बैठे अपने कंडक्टर रमेश की तरफ देखने लगा। वो अपनी कंडक्टर वाली सीट पर बिल्कुल आराम से बैठा था। वो बस की उस पीली धीमी रोशनी में जो सिर्फ हमारे केबिन में जल रही थी, उसमें अपनी वो टिकट वाली मशीन अपनी गोद में रखे हुए था और उसमें कुछ हिसाब किताब कर रहा था।
उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई शिकन। वो बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे बस में कुछ हुआ ही ना हो। उसे इस तरह बेफिक्र बैठे देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और सच कहूं तो थोड़ा गुस्सा भी आया कि यहां मेरी हालत मरने वाली हो रही है। मेरा दिल बाहर आने को हो रहा है और इसे कोई परवाह ही नहीं है। यह अपने हिसाब में लगा हुआ है। क्या इसे वो ठंडी बर्फीली हवा महसूस नहीं हुई जो उन दोनों के बस में चढ़ते ही आई थी? क्या इसे वो सड़ा हुआ पुराना नोट अजीब नहीं लगा? क्या इसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ? लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यही अच्छा है। कम से कम वो तो घबरा नहीं रहा है। अगर वो भी मेरी तरह डर जाता तो हम दोनों मिलकर इस बस को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी। मैंने सोचा कि मैं रमेश से इस बारे में बात करता हूं। मैं उससे पूछता हूं कि क्या उसने भी कुछ देखा। शायद रमेश कहेगा कि हाँ ड्राइवर साहब, वो दोनों बहुत अजीब थे, मुझे भी ठीक नहीं लगे। अगर उसने ऐसा कह दिया तो कम से कम मुझे यह तो तसल्ली हो जाएगी कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मैं पागल नहीं हो रहा हूं। और अगर रमेश ने कहा कि नहीं साहब, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा, आप क्या बात कर रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि यह सब मेरा वहम ही था, मेरी थकी हुई आंखों का धोखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे उससे बात करनी ही होगी। मुझे यह जानना ही होगा कि सच क्या है। मैंने अपना गला साफ किया। मेरी आवाज वो मेरे गले में ही फंस रही थी। मैंने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में रमेश को पुकारा। रमेश! उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। वो अपने हिसाब में ही लगा हुआ था। मैंने थोड़ी हिम्मत और जुटाई और इस बार थोड़ा जोर से बोला, रमेश! रमेश ने अपनी मशीन से नजरें उठाई और मेरी तरफ देखा। हाँ जी ड्राइवर साहब, कुछ चाहिए? मैंने एक लंबी सांस ली। रमेश, वो जो दो लोग चढ़े थे अभी। रमेश ने मुझे बहुत हैरानी से देखा। वो बोला, कौन से लोग ड्राइवर साहब? उसका यह सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। मैंने कहा, अरे वही जो अभी उस वीरान स्टॉप से चढ़े थे, वो आदमी और वो छोटी सी बच्ची जो बारिश में भीग रहे थे, जिनके लिए मैंने बस रोकी थी। रमेश का चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया। वो बोला, ड्राइवर साहब, आप क्या बात कर रहे हो? उस स्टॉप पर कोई नहीं चढ़ा। मुझे लगा वो सच में मजाक कर रहा है या शायद भूल गया है। मैंने थोड़ा गुस्से में और थोड़ी हैरानी में कहा, क्या मतलब कोई नहीं चढ़ा? तू पागल हो गया है क्या? तूने ही तो दरवाजा खोला था। वो दोनों चढ़े। मैंने अपनी आंखों से देखा और तूने उनसे बात भी की। वो चंडिका मंदिर जाने का कह रहे थे। तूने टिकट भी तो काटी। दोस्तों, मेरी यह बात सुनकर रमेश का चेहरा, जो पहले गंभीर था, वो अब एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून एक पल में निकाल लिया हो। वो डर के मारे अपनी सीट से थोड़ा सा हिल गया। उसने घबराई हुई और कांपती हुई आवाज में कहा, ड्राइवर साहब, भगवान का वास्ता है, ऐसा डरावना मजाक मत करो, मेरी जान निकल जाएगी। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं रमेश, मैं सच कह रहा हूं। वो दोनों चढ़े थे। रमेश की आंखें वो डर के मारे फैल गईं। वो बोला, ड्राइवर साहब, मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं, बस उस स्टॉप पर धीमी जरूर हुई थी। मैंने दरवाजा भी खोला था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ घना सन्नाटा और बारिश थी। मैंने बाहर झांक कर भी देखा था। मैंने आपको कहा भी था कि चलो साहब, कोई नहीं है, और फिर आपने बस आगे बढ़ा दी। वहां कोई नहीं चढ़ा साहब, कसम से कोई नहीं चढ़ा। मैं रमेश की बात सुनकर सुन्न पड़ गया था। मेरा दिमाग वो काम करना बंद कर गया था। यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। मुझे साफ याद है, वो दोनों चढ़े थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। रमेश ने उनसे बात की थी। उस आदमी ने वो सड़ा हुआ पुराना सा नोट भी दिया था। मुझे लगा कि रमेश या तो मुझसे झूठ बोल रहा है, या वो इतना डर गया है कि वो सब कुछ भूल गया है, या फिर मैं सच में पागल हो गया हूं। नहीं, मैं पागल नहीं हो सकता। मैंने कहा, रमेश, तू पागल हो गया है क्या? वो देख, वो सामने ही बैठे हैं, उस पीली वाली सीट पर, वो बीच वाली। इतना कहकर मैंने अपनी सारी हिम्मत, जो बची खुची हिम्मत थी, उसे बटोरा और एक बार फिर उस ऊपर वाले शीशे में देखने का फैसला किया, ताकि मैं रमेश को वो दोनों दिखा सकूं और साबित कर सकूं कि मैं पागल नहीं हूं। मैंने डरते डरते, कांपते कांपते अपनी नजरें जो सड़क पर जमी थीं, उन्हें उठाया और उस ऊपर वाले शीशे में देखा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मेरी नजर उस शीशे पर पड़ी, मेरी चीख निकलते निकलते बची। वो आदमी और वो बच्ची, वो अभी भी उसी सीट पर बैठे थे।
लेकिन लेकिन इस बार वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। वो दोनों अपनी गर्दन को उसी अजीब तरह से मोड़े हुए बस के अंदर सीधे मेरे बगल में बैठे मेरे कंडक्टर रमेश को घूर रहे थे और उनके चेहरे पर वही भयानक, वही डरावनी, वही ठंडी मुस्कुराहट थी। मैं सब समझ गया था। रमेश को वो दोनों नहीं दिख रहे थे। वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे। और वो प्रेत, वो जानते थे कि मैं उन्हें देख सकता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस एक पल में मुझ पर क्या बीती थी जब मैंने उस ऊपर वाले शीशे में देखा कि वो दोनों, वो आदमी और वो बच्ची, वो प्रेत, वो अब मेरी तरफ नहीं बल्कि मेरे बगल में बैठे मेरे कंडक्टर, मेरे दोस्त रमेश को घूर रहे थे। और रमेश, वो बेचारा जिसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो मेरी तरफ देखकर मुझे ही तसल्ली दे रहा था कि मैं शायद कोई मजाक कर रहा हूं। मैं उस ड्राइवर की सीट पर बैठे बैठे जैसे जम गया था। मेरा खून मेरी रगों में जम गया था। मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई थी। मैं अपनी आंखें उस शीशे से हटा ही नहीं पा रहा था। वो दोनों, वो आदमी और वो बच्ची, वो दोनों रमेश को बिल्कुल एक तक घूर रहे थे और उनके चेहरों पर वही सड़ी हुई, वही भयानक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई भूखा जानवर हो और अपने अगले शिकार को देख रहे हों। और वो शिकार वो रमेश था। मेरा दिमाग उस वक्त पागलों की तरह चीख रहा था। बोल रमेश को, चिल्ला, उसे बता कि वो तुझे नहीं, उसे देख रहे हैं। उसे बता कि यहां से भागे, उसे बता कि वो असली नहीं है। लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मेरे गले से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला, जैसे किसी ने मेरी जुबान को, मेरी आवाज को पकड़ लिया हो। मैं बस उस स्टीयरिंग को पकड़े हुए पत्थर का बन गया था और मेरा दिल यह सोच सोच कर बैठा जा रहा था कि वो सिर्फ मुझे दिख रहे हैं। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसा खौफ था कि मैं तो उस मुसीबत को देख सकता था लेकिन उसे बता नहीं सकता था। मैं उस बस में उन 20-25 सवारियों के बीच में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी रमेश ने, जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो शायद मुझे तसल्ली देना चाहता था या मुझे होश में लाना चाहता था। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? आपका चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? दोस्तों, जैसे ही उसका वो ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मैं अपनी सीट पर उछल पड़ा। मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख जैसी आवाज निकल गई। मुझे लगा कि वो रमेश नहीं बल्कि उस प्रेत ने ही मुझे छू लिया है। रमेश, वो बेचारा, मेरी हालत देखकर खुद भी डर गया। उसने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरे साहब, डरा दिया आपने। क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप मुझे भी डरा रहे हो। मैंने बस घबराहट में जल्दी जल्दी अपना सिर हिला दिया कि हाँ, मैं ठीक हूं। मैं उससे क्या कहता? मैं उसे कैसे कहता कि रमेश, तू जिस कंधे पर हाथ रख रहा है, उसी कंधे के ठीक पीछे मौत के 2 साए बैठे हैं और वो तुझे ही देख रहे हैं। अगर मैं यह एक लफ्ज भी बोल देता तो वो मुझे पक्का पागल समझता और शायद घबराकर वो खुद इस चलती बस से ही कूद जाता, या शायद वो इतना डर जाता कि वो दिल का दौरा पड़ने से ही मर जाता। नहीं, मुझे उसे कुछ नहीं बताना था। मुझे शायद इन दोनों प्रेतों को नजरअंदाज करना था। हाँ, शायद यही एक तरीका था। मैंने अपने दिमाग को समझाया, अर्जुन, तू उन्हें मत देख, तू उस शीशे में देख ही मत। तू यह सोच कि वो बस में है ही नहीं, वो बस तेरा वहम है जो तेरी थकी हुई आंखों ने तुझे दिखाया। तू बस अपनी बस चला, बस को यहां से निकाल, तुझे श्रीनगर पहुंचना है, बस और कुछ नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हिम्मत जो मेरे अंदर बची खुची थी, उसे बटोरा और अपनी नजरें जो उस शीशे पर जम गई थीं, उन्हें वहां से हटा लिया। मैंने अपनी नजरें वापस उस घनी धुंध वाली काली सड़क पर टिका दी। मेरा पूरा शरीर वो अभी भी कांप रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों को स्टीयरिंग पर और मजबूती से जकड़ लिया। मैं अब उस शीशे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझे कितनी भी आवाजें दें, मैं अब उस शीशे में नहीं देखूंगा। मुझे बस ये बस चलानी है और इन बेगुनाह सवारियों को इनकी मंजिल तक, जो भी इनकी मंजिल है, वहां तक पहुंचाना है। बस फिर से अपनी उसी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, यह कहना बहुत आसान था कि मैं उन्हें नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन करना उतना ही मुश्किल था। मेरा पूरा ध्यान कहने को तो सड़क पर था, लेकिन मेरा दिमाग का हर एक हिस्सा, हर एक नस वो उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही थी। वो कौन थे? वो क्या चाहते थे? वो सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहे थे? और वो चंडिका मंदिर, वो नाम मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो कौन सी जगह थी जो इस रास्ते पर नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल,
वो रमेश को इस तरह क्यों घूर रहे थे? क्या वो रमेश को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे? ये ख्याल आते ही मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मैं बस चला रहा था, लेकिन मेरी आंखें उस सड़क को देख नहीं रही थीं। वो बस उस घनी धुंध को घूर रही थी। वो धुंध अब और भी ज्यादा घनी हो गई थी। सड़क पर अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस की हेडलाइट की रोशनी उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। वो बस उस सफेद चादर से टकराकर वापस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सफेद सुरंग के अंदर बस चला रहे हों, जिसका कोई अंत ही ना हो। बस के अंदर सब सवारियां सो रही थीं, या शायद उस ठंड में दुबकी ऊँघ रही थीं। बस के अंदर अब सिर्फ बस के इंजन की वो गड़गड़ाहट वाली आवाज आ रही थी, और मेरे कानों के पर्दे फाड़ती हुई वो वाइपर की आवाज। वो वाइपर जो शीशे पर घिसट रहे थे, उनकी एक जैसी आवाज उस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरा दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे अपनी गर्दन पर पसीना महसूस हो रहा था, जो मेरी कमीज के कॉलर में टपक रहा था। तभी मुझे एक और चीज महसूस हुई। बस के अंदर बहुत ही हल्की सी किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक बहुत ही दबी हुई सिसकने जैसी आवाज। वो आवाज एक छोटी बच्ची की थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। बहुत ही दर्द भरी और पतली सी आवाज थी, जैसे उसे कोई मार रहा हो या उसे बहुत ठंड लग रही हो। वो आवाज सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा शरीर जो थोड़ा सा शांत होने लगा था, वो फिर से कांपने लगा। मैं समझ गया था कि यह कौन है। यह वही बच्ची थी, वो प्रेत। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जोर से मींच लीं और फिर खोल दी। नहीं, यह तेरा वहम है अर्जुन। यह हवा की आवाज है जो बस की खिड़कियों से टकरा रही है। यह वाइपर की आवाज है। यह वो नहीं हो सकती। मैंने खुद को समझाया, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। वो अब भी आ रही थी। मैंने डरते डरते रमेश की तरफ देखा। वो अपनी सीट पर ऊँघ रहा था। उसका सिर वो कभी दाएं तो कभी बाएं झूल रहा था। उसे वो आवाज नहीं आ रही थी। वो आवाज भी सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैं और ज्यादा डर गया। पहले तो वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वो उस पीली सीट से ही आ रही हो जहां वो दोनों बैठे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। वो बच्ची अब सिसक नहीं रही थी। वो अब जोर जोर से रोने लगी थी। उसके रोने की तेज आवाज उस सन्नाटे को, उस इंजन की आवाज को चीर रही थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी, इतनी दर्द भरी थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे थे। मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर बैठकर मेरे कानों पर हथौड़े मार रहा हो। चुप हो जा, भगवान के लिए चुप हो जा, मैं मन ही मन में चिल्ला रहा था। तभी पीछे से एक दो सवारियां जो सो रही थीं, वो उस आवाज से जाग गईं। एक बूढ़ी सी औरत जो शायद पीछे की सीट पर बैठी थी, उसकी आवाज आई। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? कौन रो रहा है इतना? उसके बगल में बैठा एक आदमी भी बोला। हाँ, कोई बच्चा रो रहा है शायद। देखो तो। मैं यह सुनकर और भी ज्यादा डर गया। मैंने सोचा, क्या उन लोगों को भी यह आवाज सुनाई दे रही है? अगर उन्हें भी सुनाई दे रही है तो इसका मतलब कि मैं पागल नहीं हूं, ये सच में हो रहा है। तभी रमेश की भी नींद उस शोर से खुल गई। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली और मुझसे पूछा, क्या हुआ साहब, ये कैसा शोर है? तो वो पीछे वाली सवारी वो फिर से बोली, अरे कंडक्टर साहब देखो ना, बस में कोई बच्चा रो रहा है क्या? कितनी जोर से रो रहा है बेचारा। चुप कराओ उसे, नींद खराब हो रही है। रमेश ये सुनकर थोड़ा चिढ़ गया। उसने अपनी सीट से उठकर बस की बत्ती जलाई। अचानक बस के अंदर पीली रोशनी फैल गई। वो रोशनी उस अंधेरे के बाद मेरी आंखों में चुभ रही थी। रमेश वो बत्ती जलाकर बस में पीछे की तरफ गया। उसने एक एक सीट को ध्यान से देखा। कहाँ है बच्चा? कौन रो रहा है? वो चिल्लाया। पीछे की सवारियां जो सब जाग गई थीं, वो भी इधर उधर देखने लगी। रमेश ने 2-3 मिनट तक पूरी बस को छाना और फिर वो वापस मेरे पास आया और उसने बत्ती बुझा दी। बस में फिर से वही डरावना अंधेरा छा गया। रमेश ने उस सवारी की तरफ मुड़कर गुस्से में कहा, कहाँ है साहब? बस में तो कोई एक भी बच्चा नहीं है, सब बड़े लोग ही हैं। आपको शायद बाहर से कोई आवाज आई होगी, हवा की आवाज होगी। सो जाओ चुपचाप। यह सुनकर वो सवारी भी चुप हो गई और बड़बड़ाने लगी। अरे मुझे तो साफ आवाज आई थी, जैसे कोई गला फाड़ कर रो रहा हो। अजीब बात है। बाकी लोग भी वापस अपनी अपनी सीटों पर दुबकने लगे। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था वो आवाज बाहर से नहीं आई थी, वो हवा की आवाज नहीं थी। वो आवाज मेरी बस के अंदर से ही आ रही थी और रमेश के बत्ती बुझाने के बाद भी वो बंद नहीं हुई थी। वो अब भी आ रही थी, लेकिन
लेकिन अब वो आवाज बदल गई थी। वो बच्ची अब रो नहीं रही थी, वो अब हंस रही थी। एक बहुत ही खौफनाक, बहुत ही तेज और चुभने वाली हंसी की आवाज। एक ऐसी हंसी जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो और वो मजे से हंस रही हो। वो हंसी उस रोने से भी ज्यादा डरावनी थी। और वो हंसी अब पीछे से उस पीली सीट से नहीं आ रही थी। वो हंसी मेरे बिल्कुल कान के पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरी सीट के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन मुझे देखना था। मैंने अपनी कांपती हुई नजरें जो सड़क पर जमी थीं, उन्हें फिर से उस ऊपर वाले शीशे की तरफ उठाया, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकलते निकलते बची। वो आदमी, वो प्रेत, वो अभी भी उसी सीट पर बैठा था और वो अब मेरी ही तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो बच्ची उस सीट पर नहीं थी। वो सीट खाली थी। वो बच्ची, वो मेरे ड्राइवर वाले केबिन में मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और उस शीशे में वो मुझे ही देखकर जोर जोर से हंस रही थी। दोस्तों, वो कोई हंसी नहीं थी। वो एक ऐसी खौफनाक और चुभने वाली आवाज थी जो मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी, और वो इतनी करीब थी, इतनी ज्यादा पास, कि मुझे अपनी गर्दन पर अपने कान के ठीक नीचे एक ठंडी, एक गीली सी सांस महसूस हो रही थी। वो बच्ची, वो प्रेत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और मुझे पता था कि वो मुझे ही देख रही है। वो जो हंसने की आवाज थी, वो किसी आम बच्चे की नहीं थी। वो इतनी तेज, इतनी तीखी और इतनी खौफनाक थी कि जैसे कोई लोहे के गर्म सरिये को मेरे कान के अंदर डाल रहा हो। वो मेरे कानों में नहीं गूंज रही थी, वो मेरे पूरे दिमाग में, मेरी खोपड़ी के अंदर गूंज रही थी। जैसे वो मेरी सीट के पीछे नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर खड़ी होकर हंस रही हो। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें कोई खुशी, कोई मजाक नहीं था। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें सिर्फ नफरत, सिर्फ खौफ और सिर्फ मुझे तड़पाने का मजा था। मेरा पूरा शरीर जो पहले से ही कांप रहा था, वो अब जैसे किसी ने बर्फीले पानी में डाल दिया हो वैसे अकड़ गया था। मेरे रोंगटे मेरी बाहों पर, मेरी गर्दन पर सब खड़े हो गए थे। मैं अपनी सीट पर जम गया था, और उस हंसी के साथ साथ मुझे एक अजीब सी घिनौनी गंध भी आने लगी थी। वो गंध वैसी ही थी जैसी बारिश में कोई जानवर मर जाता है और उसकी लाश हफ्तों तक पानी में पड़ी पड़ी सड़ती है, या जैसे कोई बहुत पुरानी गीली लकड़ी जिसमें दीमक लग गई हो और वो अंदर से सड़ चुकी हो, या जैसे कोई गीली मिट्टी जिसे अभी अभी किसी पुरानी कब्र से खोदकर निकाला गया हो। वो बदबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। वो बदबू मेरे पूरे ड्राइवर वाले केबिन में भर गई थी। वो मेरी नाक में, मेरे मुंह में, मेरे फेफड़ों में घुस रही थी। मुझे लगा कि मैं अभी इसी वक्त उल्टी कर दूंगा। वो हंसी और वो बदबू, वो दोनों एक साथ मुझ पर हमला कर रही थी। मैं पागल हो रहा था। मेरी आंखें वो सड़क पर नहीं थीं, वो धुंधली हो रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो सड़क जो पहले ही धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रही थी, वो अब मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। बस के वाइपर जो शीशे पर घिसट रहे थे, वो मुझे अब 2-2, 3-3 दिखाई दे रहे थे। बस की हेडलाइट की रोशनी वो भी नाच रही थी। नहीं, मैं काबू नहीं खो सकता। मैं अपने दिमाग में चिल्लाया, मेरे पीछे सवारियां बैठी हैं, मुझे बस चलानी है, मुझे रुकना नहीं है। लेकिन वो हंसी, वो और तेज हो गई थी। वो जैसे मेरी सोच को पढ़ सकती हो, जैसे वो मुझे जानबूझकर पागल कर रही हो। और वो बदबू, वो इतनी बढ़ गई थी कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया था। बस अब सड़क पर और भी ज्यादा लहराने लगी थी। एक बार तो बस का अगला पहिया पहाड़ की तरफ जो दीवार थी, उससे टकराते टकराते बचा। मैं बस को संभाल नहीं पा रहा था। तभी मेरी बगल में जो रमेश ऊँघ रहा था, वो इस झटके से जाग गया। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। वो घबरा गया था। उसे ना तो वो हंसी सुनाई दे रही थी और ना ही उसे वो बदबू आ रही थी। उसे बस एक पागल कांपता हुआ ड्राइवर दिख रहा था जो बस को मौत के मुंह में लिए जा रहा था। वो चिल्लाया, ड्राइवर साहब संभालो, संभालो, क्या कर रहे हो? बस को खाई में गिराओगे क्या? पीछे की सवारियां वो भी अब जाग गई थीं। बस के इस तरह लहराने से वो सब डर गए थे। बस में फिर से शोर मच गया। अरे यह क्या कर रहा है ड्राइवर? मार डालेगा ये, रोको बस को, कोई रोको इसे। सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उन सब की आवाजें मुझे बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे वो सब किसी और दुनिया में हों। मेरी दुनिया में तो सिर्फ वो खौफनाक हंसी थी और वो सड़ी हुई बदबू।
मैं बस एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि अगर वो हंसी एक सेकंड भी और मेरे कान में पड़ी तो मैं पक्का मर जाऊंगा या फिर बस को इस खाई में गिरा दूंगा। नहीं, मुझे कुछ करना था। मुझे इस हंसी को रोकना था। मुझे इस बदबू से छुटकारा पाना था। और मेरे दिमाग में उस वक्त बस एक ही चीज आई, रोक दे अर्जुन, बस को यहीं रोक दे, अभी इसी वक्त। ये ख्याल नहीं था, ये मेरे अंदर से आई एक चीख थी और मैंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बची खुची हिम्मत अपने पैरों में डाली और मैंने अपना पैर जो एक्सीलेटर पर था उसे वहां से हटाकर पूरी ताकत से बस के ब्रेक पर मार दिया। बस के टायरों की एक भयानक दिल दहला देने वाली आवाज हुई, एक ऐसी तेज आवाज जैसे कोई धातु को किसी दूसरी धातु पर घिस रहा हो। वो आवाज उस पूरी सुनसान पहाड़ी सड़क पर गूंज उठी। वो आवाज उस बच्ची की हंसी से भी ज्यादा तेज थी। बस वहीं सड़क के बीचों बीच रुक गई। एक इतना जोरदार झटका लगा कि बस में जो सवारियां, जो लोग चीख रहे थे, वो सब अपनी सीटों से आगे की तरफ गिर पड़े। किसी का सिर आगे वाली सीट से टकराया, किसी का सामान जो ऊपर रखा था वो नीचे आकर गिरा। रमेश भी अपनी सीट से आगे की तरफ डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। उसने अपने हाथों से सामने पकड़ लिया था। बस के अंदर एक पल के लिए कोहराम मच गया। सब लोग दर्द से और डर से चिल्लाने लगे, अरे मार डालेगा क्या ड्राइवर? क्या हुआ? क्या कर रहा है ये? कोई जानवर आ गया क्या? रमेश भी घबराकर और गुस्से में मेरी तरफ मुड़ा। वो मुझ पर बुरी तरह चिल्लाया, ड्राइवर साहब, ये क्या किया? पागल हो गए हो क्या? कौन सा जानवर आ गया था? ऐसे कोई ब्रेक मारता है? बस खाई में चली जाती तो क्या होता? हम सब मारे जाते। पीछे से भी लोग गालियां दे रहे थे, उतारो इस ड्राइवर को, ये जरूर पीकर चला रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं उस वक्त किसी की बात नहीं सुन रहा था। मेरी नजरें मेरे पीछे उस खाली जगह पर थीं जहां वो बच्ची, वो प्रेत खड़ी थी। जैसे ही बस उस भयानक आवाज के साथ रुकी थी, वो जो खौफनाक हंसी थी, वो हंसी वो एकदम से बंद हो गई थी, जैसे किसी ने कोई टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया हो। और वो जो सड़ी हुई घिनौनी बदबू थी जो मेरे फेफड़ों में भर गई थी, वो बदबू वो भी गायब हो गई थी। मेरे केबिन में अब सिर्फ ठंडी गीली हवा थी और बारिश की आवाज। मेरे पीछे अब कोई नहीं था। केबिन पूरी तरह से खाली था। मैंने एक लंबी, बहुत लंबी कांपती हुई सांस ली। मेरे फेफड़ों में जब वो साफ हवा गई तो मुझे जैसे एक नई जिंदगी मिली हो। मुझे लगा कि शायद वो डर के मारे भाग गई। शायद मेरा इतनी जोर से ब्रेक मारना काम कर गया। शायद वो मुझसे डर गई। हाँ, यही हुआ होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी। वो चली गई। मैं अभी भी बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन अब वो डर वाली कंपी नहीं थी। वो उस भयानक अनुभव के बाद वाली कंपई थी। तभी पीछे से वो सवारी फिर चिल्लाई, अरे बस क्यों रोक दी? अब चलाओ भी, या यहीं रात बितानी है? रमेश ने भी मुझे झकझोरा, साहब चलाओ। क्या हुआ? क्या देखा था? मैंने कांपते हुए हाथों से वापस बस का गियर डाला। मैंने रमेश से झूठ बोला। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। वो पता नहीं रमेश, सड़क पर कोई काला सा बड़ा सा जानवर था, शायद जंगली भालू होगा। वो एकदम से धुंध में से सामने आ गया, इसीलिए ब्रेक मारना पड़ा। रमेश मुझे घूर कर देख रहा था। मुझे पता था उसे मेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उसने उस वक्त कुछ कहा नहीं। वो बस गुस्से में बोला, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से चलाना, हम सब की जान आपके हाथ में है। मैंने बस सिर हिला दिया। मैंने बस को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मेरा दिल अभी भी बहुत तेज चल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ी सी राहत थी कि वो हंसी बंद हो गई थी, वो चली गई थी। मैंने सोचा कि एक बार शीशे में देख लेता हूं, बस ये पक्का करने के लिए कि वो आदमी भी चला गया है या नहीं। मैंने डरते डरते अपनी नजरें जो सड़क पर जमी थीं, उन्हें बहुत धीरे से उठाया और उस ऊपर वाले शीशे पर उठाई। और जो मैंने देखा, दोस्तों, उसे देखकर मेरी वो जो थोड़ी सी राहत थी, वो एक पल में वापस उसी भयानक गहरे खौफ में बदल गई। वो आदमी, वो प्रेत, वो अभी भी उसी सीट पर बैठा था। वो कहीं नहीं गया था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वो बच्ची जो मेरे पीछे खड़ी थी, वो अब वापस जाकर उस आदमी की गोद में बैठ गई थी। और वो दोनों अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। वो मुझे ही उस शीशे में देख रहे थे। वो दोनों मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर रहे थे। उनकी वो सफेद चमकती हुई आंखें उस अंधेरे में भी गुस्से से लाल लग रही थी, जैसे वो मुझसे कह रहे हों, तुझे क्या लगा ड्राइवर, तू ब्रेक मारेगा और हम भाग जाएंगे?
तूने हमें डराया नहीं है, तूने हमें नाराज कर दिया है। मैं सब समझ गया था। वो भागे नहीं थे, वो बस मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और मैंने जो ब्रेक मारा था उससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। दोस्तों, वो गुस्सा जो मैं उन दोनों की आंखों में देख रहा था, वो कोई आम इंसानी गुस्सा नहीं था। जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन यह कुछ और ही था। यह एक ठंडा, एक शांत और एक बहुत ही पुराना गुस्सा था। यह वो गुस्सा था जो एक शिकारी को आता है जब उसका शिकार उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करता है। उनकी वो आंखें जो पहले मुझे सिर्फ सफेद और चमकदार दिख रही थीं, वो अब लाल हो गई थीं। ऐसी लाल जैसे कोयले की भट्टी में 2 अंगारे दहक रहे हों। वो सिर्फ लाल नहीं थीं, वो उस अंधेरे में चमक रही थीं। उनसे एक लाल रंग की हल्की सी रोशनी निकल रही थी, और वो मुझे ही उस शीशे में घूर रहे थे। उनकी वो मुस्कुराहट जो पहले मेरे डर का मजा ले रही थी, वो अब जा चुकी थी। उनके चेहरे अब बिल्कुल सपाट थे, कोई भाव नहीं था सिवाय उन दहकती हुई लाल आंखों के। मैं समझ गया था कि मैंने ब्रेक मारकर उन्हें छेड़ने वाली गलती कर दी है। वो जो बच्ची थी जो मेरे पीछे खड़ी होकर हंस रही थी, वो शायद उनका खेल का एक हिस्सा था। वो मुझे सिर्फ डरा रही थी, वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन जब मैंने उस बस को उस भयानक आवाज के साथ रोका, तो मैंने उस खेल को बिगाड़ दिया था, और अब वो मुझसे नाराज हो गए थे। वो जो मेरी थोड़ी सी राहत थी कि वो हंसी बंद हो गई, वो एक पल में गायब हो गई, और उसकी जगह एक ऐसे ठंडे गहरे खौफ ने ले ली जो उस हंसी से भी 1000 गुना ज्यादा डरावना था। मेरा दिल जो थोड़ा सा धीमा हुआ था, वो अब फिर से किसी हथौड़े की तरह मेरी छाती पर चोट करने लगा था। तभी रमेश, जो मेरी बगल में बैठा मुझे घूर रहा था, वो बोला। उसकी आवाज में अब गुस्सा और शक दोनों थे। ड्राइवर साहब, सच बताओ, क्या बात है? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है, आपने कुछ पी तो नहीं रखी? उसका यह सवाल सुनकर मुझे एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं क्या कहता? उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही सोचता। मैं उससे क्या कहता? मैं कैसे बताता कि हमारी बस में 2 प्रेत बैठे हैं जो सिर्फ मुझे दिख रहे हैं, और अब वो मुझसे गुस्सा हैं। वो मुझे पागल समझता। मैंने बस इतना ही कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। नहीं रमेश, नहीं, वो बस मैं थोड़ा थक गया हूं। शायद नींद आ रही थी, इसीलिए शायद वो जानवर देखकर मैं ज्यादा ही घबरा गया। यह एक बहुत ही कमजोर और झूठा बहाना था। रमेश कोई बच्चा नहीं था, वो मेरा चेहरा पढ़ सकता था। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो मुझे घूरता रहा, फिर वो बोला, साहब, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बस रोक दो, मैं डिपो में फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूं। ऐसे हम सब की जान खतरे में मत डालो। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं रमेश, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थकान थी। अब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। रमेश कुछ देर चुप रहा। शायद वो सोच रहा था कि क्या करे। फिर वो एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गया। शायद वो भी बस के माहौल को समझ रहा था। बस के अंदर अब एकदम मौत जैसा सन्नाटा था। वो सवारियां जो पहले जाग गई थीं, वो भी अब चुपचाप बैठी थीं। वो शायद सब समझ गई थीं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अब बाहर उस अंधेरे में नहीं देख रही थी। वो सब मुझे ही घूर रही थी। उनकी नजरें मुझे मेरी गर्दन के पीछे महसूस हो रही थी। शायद उन्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी। धुंध अब और भी ज्यादा घनी हो गई थी, इतनी घनी कि सड़क पर अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस की हेडलाइट की रोशनी वो उस धुंध को चीर नहीं पा रही थी। वो बस उस सफेद दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सफेद सुरंग के अंदर बस चला रहे हों, एक ऐसी सुरंग जिसका कोई अंत नहीं था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को सड़क पर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें वो उस सफेद धुंध को घूरते घूरते जलने लगी थीं। मैं बस अंदाजे से बस चला रहा था। बस सड़क के किनारे जो वो सफेद पट्टी होती है, बस उसी के सहारे। तभी दोस्तों, तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस घनी सफेद धुंध के बीच सड़क पर मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कि यह भी मेरा वहम है, शायद मेरी थकी हुई आंखों का धोखा है। शायद वो कोई पेड़ का ठूंठ होगा या कोई पत्थर होगा। मैंने अपनी आंखों को जोर से मसला और फिर से सामने देखा। नहीं, वो कोई पत्थर नहीं था, वो वहीं था। वो कोई इंसान का साया था। वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था। वो कोई औरत थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो उस घनी धुंध में भी उस सफेद रंग की वजह से अलग दिखाई दे रही थी। वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल जो शायद लंबे थे,
वो खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे, या वो गीले थे, मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। नहीं नहीं भगवान, अब और नहीं। मैं मन ही मन में गिड़गड़ाया। मुझे लगा कि यह भी उन्हीं दोनों प्रेतों का कोई नया खेल है। शायद वो बच्ची या वो आदमी ही अपना रूप बदलकर मेरे सामने आ गया है। मैंने फौरन बस की रफ्तार धीमी की। मुझे लगा कि शायद कोई सच में कोई गांव की औरत है जो इस तूफान में रास्ता भटक गई है, या उसे कोई मदद चाहिए। जैसे जैसे बस उसके करीब पहुंची, मैंने उसे हॉर्न दिया। मैंने हॉर्न का बटन जोर से दबाया। बस के हॉर्न की एक तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंजी ताकि वो रास्ते से हट जाए। लेकिन दोस्तों, वो औरत, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वो बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसने मेरा हॉर्न सुना ही ना हो। मैंने बस को और धीमा कर लिया और अब बस उस औरत से बस कुछ ही फीट की दूरी पर थी। रमेश भी अब जाग गया था। वो जो मुझे घूर रहा था, वो अब सामने देख रहा था। उसने उस औरत को देख लिया था। और दोस्तों, जैसे ही रमेश ने उसे देखा, मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली हुई। शुक्र है भगवान का, ये मेरा वहम नहीं है। ये औरत रमेश को भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि यह असली है, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कोई सच की औरत है। रमेश घबराकर चिल्लाया, अरे ड्राइवर साहब रोको, ये कौन है? ये तो हटेगी नहीं, ये तो बस के नीचे आ जाएगी। पागल है क्या ये? मैंने बस को रोक लिया। बस उस औरत से बस जरा सी दूरी पर खड़ी थी। हमारी बस की वो तेज हेडलाइट, उसकी पूरी रोशनी अब उस सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ रही थी। वो अब भी नहीं हिली थी, वो बस हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रमेश को गुस्सा आ गया। उसने बस का दरवाजा खोला। वो जो लीवर होता है, उसे जोर से खींचा। दरवाजा हवा के दबाव से खुला। ठंडी बर्फीली हवा का एक झोंका बस के अंदर आया। रमेश ने उस खुले दरवाजे से बाहर झांककर उस औरत पर चिल्लाया, ऐ बहन जी, कौन हो? रास्ते के बीच में खड़ी हो? मरना है क्या? हटो रास्ते से। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही खड़ी रही जैसे वो बाहरी हो। रमेश और गुस्से में आ गया। वो शायद नीचे उतरकर उसे हटाने ही वाला था कि तभी दोस्तों, उस औरत ने धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अपना सिर उठाया और वो हमारी तरफ मुड़ी। और जैसे ही हमारी बस की हेडलाइट, उसकी पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैं और रमेश, हम दोनों की चीख हमारे गले में ही अटक गई। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था, वहां बस एक सपाट चिकनी सफेद चमड़ी थी। वहां कुछ भी नहीं था। वो एक बिना चेहरे वाली औरत थी। और वो अब धीरे धीरे हमारी बस की तरफ, उस खुले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। दोस्तों, वो औरत, वो बिना चेहरे वाली औरत, वो धीरे धीरे हमारी बस की तरफ आ रही थी। रमेश, वो बेचारा, वो तो जैसे अपनी जान ही गंवा बैठा था। उसकी चीख वो उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। वो बस एक घुरघुराने जैसी आवाज निकाल पा रहा था। वो पागलों की तरह उस दरवाजे के लीवर को खींच रहा था जो दरवाजा बंद करने के लिए होता है। वो उसे अपनी पूरी ताकत से आगे पीछे ऊपर नीचे झटक रहा था। बंद हो जा, भगवान के लिए बंद हो जा, वो कांपती हुई रोती हुई आवाज में चिल्ला रहा था। लेकिन दोस्तों, वो लीवर, वो जाम हो गया था। वो ऐसा जाम हुआ था जैसे किसी ने उसे बाहर से लोहे की सलाखों से वेल्ड कर दिया हो। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। रमेश, वो अब और भी ज्यादा घबरा गया। वो अपनी सीट से उठकर उस खुले दरवाजे को अपने हाथों से पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो दरवाजा, वो टस से मस नहीं हो रहा था। वो इतना भारी हो गया था जैसे वो लोहे का नहीं बल्कि किसी पहाड़ की चट्टान का बन गया हो। जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बाहर से पकड़कर खड़ी हो। और वो औरत, वो अब बस के बिल्कुल पास आ गई थी। वो उस खुले दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी वो सफेद साड़ी जो बारिश में भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी, उससे गंदा मटमैला पानी टपक कर बस की सीढ़ियों पर गिर रहा था। वो अंदर नहीं आई। वो बस वहीं उस सीढ़ी पर खड़ी हो गई और उसका वो सपाट चिकना बिना चेहरे वाला सिर, वो हमारी तरफ ही घूमा हुआ था। मैं उस ड्राइवर वाली सीट पर बैठा ये सब देख रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं हिलना चाहता था लेकिन मैं हिल नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर वो जैसे मेरे अपने नहीं रहे थे, वो किसी और के हो गए थे जिसने उन्हें पत्थर का बना दिया था। मेरा दिमाग फट रहा था। वो मुझसे चीख चीख कर कह रहा था, अर्जुन बस भगा यहां से,
एक्सीलेटर पर पैर रख, इस बला पर चढ़ा दे, कुचल दे इसे, लेकिन यहां से निकल जा। लेकिन मेरे पैर वो जैसे बस के फर्श से चिपक गए थे। उनमें एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं बस उस खौफनाक चीज को देख रहा था। और पीछे पीछे जो सवारियां थीं वो अब पागल हो गई थीं। बस के अंदर ऐसा कोहराम मचा था, ऐसा शोर, ऐसी चीख पुकार मची थी जो मैंने अपनी 10 साल की ड्राइवरी में कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं सुनी थी। औरतें वो अपने बच्चों को सीने से चिपकाए अपनी सीटों के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थीं। वो जोर जोर से चीख रही थीं। कुछ लोग शायद हनुमान चालीसा या कोई और पाठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से डर के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। एक आदमी जो शायद ज्यादा ही घबरा गया था, वो बस की खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों से उस शीशे पर मार रहा था ताकि वो बाहर खाई की तरफ कूद सके। वो सब देख रहे थे। वो सब उस बिना चेहरे वाली औरत को दरवाजे पर खड़ा देख रहे थे। वो चीख रहे थे, अरे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, कोई तो, वो अंदर आ जाएगी, वो हम सबको मार डालेगी। हे भगवान, बचा लो, हमें बचा लो। रमेश, वो बेचारा, वो अब उस दरवाजे को खींचना छोड़कर डर के मारे घिसटता हुआ पीछे की तरफ फर्श पर ही गिर गया था। वो उस औरत को घूर रहा था और बस रो रहा था। वो पूरी तरह हिम्मत हार चुका था और वो औरत, वो वहीं खड़ी थी, जैसे उसे हमारी इन चीखों का हम पर कोई असर ही ना हो रहा हो। वो बस खड़ी थी। और दोस्तों, तभी उस औरत ने अपना एक हाथ उठाया। उसका हाथ जो उसकी सफेद साड़ी में छुपा हुआ था, वो धीरे धीरे बाहर आया। वो हाथ, वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। वो बहुत ही लंबा और सूखा हुआ था। उसकी उंगलियां वो किसी पेड़ की सूखी टहनियों की तरह पतली और लंबी थीं, और उसकी चमड़ी वो बिल्कुल सफेद थी, जैसे पानी में गल गई हो। उसकी उंगलियों पर नाखून नहीं थे। वो हाथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना वो कंकाल जैसा हाथ बस के अंदर बढ़ाया। रमेश जो फर्श पर गिरा हुआ था, वो उसे अपनी तरफ आता देखकर और जोर से चीखा। वो घिसटता हुआ सवारियों की सीटों के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा। वो औरत, वो शायद रमेश को ही पकड़ना चाहती थी, या शायद वो कुछ और ढूंढ रही थी। उसका वो लंबा सा हाथ हवा में इधर उधर घूम रहा था, जैसे कोई अंधा आदमी अपना रास्ता टटोल रहा हो। वो कभी कंडक्टर वाली सीट को छूता तो कभी मेरे गियर को। और फिर दोस्तों, वो हाथ, वो रुक गया। वो हवा में घूमा और वो हाथ अब मेरी तरफ बढ़ने लगा था। वो मुझे पकड़ना चाहती थी। वो शायद जान गई थी कि इस बस को मैं ही चला रहा था। वो मुझे बुला रही थी। मैं डर के मारे अपनी सीट से चिपक गया। मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था। मैं यह और नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें वो बंद ही नहीं हो रही थीं। वो उस हाथ को अपनी तरफ आता देख रही थी। वो हाथ, वो मेरे चेहरे से बस 1 या 2 फीट दूर रहा होगा। मुझे उस हाथ से आती वो सड़ी हुई गीली ठंडक महसूस होने लगी थी। मैं खत्म हो गया था। मैं समझ गया था कि यह मेरा आखिरी पल है। लेकिन तभी दोस्तों, तभी मुझे कुछ याद आया। वो दोनों, वो जो मेरी बस में पहले से बैठे थे, वो जो मेरे पीछे उस पीली सीट पर थे, वो क्या कर रहे हैं? मेरी नजरें जो उस हाथ पर जमी थीं, वो एक आखिरी उम्मीद के साथ, डरते डरते, कांपते कांपते उस ऊपर वाले शीशे पर गईं। मैंने शीशे में देखा, वो आदमी और वो बच्ची, वो दोनों अभी भी अपनी सीट पर बैठे थे। वो उस कोहराम, उस चीख पुकार से बिल्कुल बेअसर थे। वो दोनों भी उस बिना चेहरे वाली औरत को ही देख रहे थे जो दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था। उनके चेहरे पर डर नहीं था, उनके चेहरे पर गुस्सा था। वही ठंडा, भयानक, लाल आंखों वाला गुस्सा जो उन्होंने मुझे ब्रेक मारने के बाद दिखाया था। वो उस औरत को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो औरत उनकी इजाजत के बिना उनके इलाके में आ गई हो, जैसे वो उनके शिकार पर, उनके खाने पर हाथ डाल रही हो। वो जो आदमी वाला प्रेत था, वो अपनी उस लाल दहकती हुई आंखों से उस औरत को घूर रहा था। और तभी वो प्रेत, वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो इतनी तेजी से खड़ा हुआ कि मुझे लगा वो बस की छत से टकरा जाएगा। और उसने अपना मुंह खोला और वो बहुत जोर से एक ऐसी भयानक और घुर्राने वाली आवाज में चीखा। वो आवाज, वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। वो किसी मरे हुए जानवर के दहाड़ने जैसी आवाज थी। वो इतनी तेज थी, इतनी भयानक थी कि बस के शीशे वो कांपने लगे थे।
पीछे जो सवारियां जो पहले ही चीख रही थीं, वो इस दहाड़ को सुनकर एक पल के लिए सब के सब चुप हो गए। वो आवाज वो उन सब की चीखों पर भारी पड़ गई थी। जैसे ही वो प्रेत चीखा, वो जो बिना चेहरे वाली औरत थी जो दरवाजे पर खड़ी थी, वो एकदम से रुक गई। उसका वो कंकाल जैसा हाथ जो मेरी गर्दन तक पहुंचने ही वाला था, वो हवा में ही कांप गया और रुक गया। वो औरत, वो डर गई थी। हाँ दोस्तों, वो खौफनाक बला, वो उस आदमी वाले प्रेत से डर रही थी। उसने अपना वो सपाट चेहरा जो मेरी तरफ था उसे घुमाया और बस के अंदर उस अंधेरे में देखा जहां वो प्रेत खड़ा उसे घूर रहा था। वो औरत, वो अब कांप रही थी। वो एक पल भी वहां नहीं रुकी। वो धीरे धीरे, बहुत तेजी से बस से पीछे हटने लगी। वो सीढ़ियों से उतरी और पीछे उल्टे कदमों से चलती हुई कुछ ही पलों में वो वापस उस घनी काली धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। और दोस्तों, जैसे ही वो धुंध में गायब हुई, वो दरवाजा, वो जो रमेश से बंद नहीं हो रहा था, वो अपने आप एक बहुत जोरदार धमक की आवाज के साथ बंद हो गया। इतनी जोर से कि पूरी बस हिल गई। बस के अंदर एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सब सवारियां वो जो रो रही थीं, चीख रही थीं, वो सब चुप थीं। सबकी आंखें उस बंद दरवाजे पर टिकी थीं। रमेश वो अभी भी फर्श पर पड़ा कांप रहा था और मैं अभी भी उस स्टीयरिंग को पकड़े पत्थर बना हुआ था। मैंने अपनी कांपती हुई नजरें उस ऊपर वाले शीशे में घुमाई। वो जो आदमी वाला प्रेत था, वो वापस अपनी उस पीली सीट पर बैठ गया था और वो बच्ची, वो वापस उसकी गोद में बैठी थी। और वो दोनों अब फिर से मुझे ही उस शीशे में घूर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस बार उनकी वो लाल गुस्से वाली आंखें वो शांत हो गई थीं और उनके चेहरों पर उनकी वो सड़ी हुई भयानक मुस्कुराहट वो वापस आ गई थी। और वो इस बार पहले से भी ज्यादा चौड़ी और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। जैसे वो मुझे कह रहे हों, देखा ड्राइवर, हमने तुझे बचा लिया, अब तू हमारा है, तू हमारा शिकार है। दोस्तों, वो मुस्कुराहट जो मैंने उस आदमी और उस बच्ची के चेहरों पर उस ऊपर वाले शीशे में देखी थी, वो मेरी मौत का पैगाम थी। मैं उस एक पल में सब कुछ समझ गया था। मैं समझ गया था कि मैं अब बुरी तरह फंस चुका हूं। वो जो बाहर वाली औरत थी, वो बिना चेहरे वाली बला, वो तो शायद हमें एक ही बार में मारना चाहती थी। वो शायद हम सबका खून चाहती थी। लेकिन ये दोनों, ये जो मेरी बस के अंदर मेरी सीट के पीछे बैठे थे, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। उन्होंने उस औरत को भगाया नहीं था, उन्होंने हमें बचाया नहीं था। नहीं, उन्होंने बस अपने शिकार को, अपने खाने को किसी और शिकारी से बचाने की कोशिश की थी। और वो शिकार हम सब थे, या शायद सिर्फ मैं था, क्योंकि वो अब सिर्फ मुझे ही घूर रहे थे। उनकी वो सड़ी हुई मुस्कुराहट वो जैसे मेरे पूरे जिस्म पर रेंग रही थी। वो मुझे बता रहे थे, देखा ड्राइवर, तू अब कहीं नहीं जा सकता, तू अब हमारा है। मैं उस स्टीयरिंग को पकड़े पत्थर बना बैठा रहा। बस के अंदर जो कोहराम मचा हुआ था, जो सवारियां पागलों की तरह चीख रही थीं, वो सब उस दरवाजे के जोर से बंद होते ही एकदम से चुप हो गई थीं। बस के अंदर एक बार फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। लेकिन दोस्तों, ये सन्नाटा ये पहले जैसा नहीं था। ये वो शांति वाला सन्नाटा नहीं था, ये खौफ का सन्नाटा था। ये डर के उस चरम का सन्नाटा था जहां इंसान के गले से चीख भी नहीं निकलती। बस के अंदर मुझे अब सिर्फ लोगों की दबी हुई सिसकियों की आवाज आ रही थी। कोई औरत अपने बच्चे को सीने से चिपकाए धीरे धीरे रो रही थी। कोई बूढ़ा आदमी शायद भगवान को याद कर रहा था, उसकी दबी हुई प्रार्थना करने की आवाज आ रही थी। कोई डर के मारे बस कांप रहा था। मुझे पसीने की और डर की एक बहुत तेज बदबू बस के अंदर महसूस हो रही थी। वो हम सब 20-25 जिंदा इंसानों के डर की बदबू थी। रमेश, वो बेचारा, वो अभी भी उसी बस के फर्श पर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। वो अपनी टांगों को सीने से चिपकाए एक छोटे बच्चे की तरह कांप रहा था। वो बस उस बंद दरवाजे को घूर रहा था। उसकी आंखें वो पूरी फैल गई थीं और उनमें अब कोई जान नहीं बची थी। वो टूट गया था। मेरा जो जोड़ीदार था, मेरा जो हिम्मत था, वो अब खत्म हो चुका था। वो अब बस एक जिंदा लाश बन गया था। मैंने उसे आवाज देने की कोशिश की, रमेश। मेरी खुद की आवाज एक दबी हुई, घबराई हुई फुसफुसाहट जैसी निकली। रमेश ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वो बस वैसे ही पड़ा कांपता रहा। तभी दोस्तों, मुझे वो नजरें महसूस हुई। वो जो पीछे सवारियां बैठी थीं, वो सब
वो सब अब मुझे ही घूर रही थी। वो उस बिना चेहरे वाली औरत को भूल गई थी, वो रमेश को भूल गई थी। वो सब अब सिर्फ मुझे देख रही थी और उनकी आंखों में वो डर नहीं था जो रमेश की आंखों में था। नहीं, उनकी आंखों में डर के साथ साथ शक था और नफरत थी। वो सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे इस सब तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। शायद उन्होंने मुझे उस औरत से बातें करते सुन लिया था जो मैंने की ही नहीं, या शायद वो यह सोच रहे थे कि यह ड्राइवर ये जरूर इन सब बलाओं से मिला हुआ है। एक आदमी जो बीच की सीट पर बैठा था वो अपनी कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाकर फुसफुसाया, ये ड्राइवर, ये मिला हुआ है, मैंने देखा। वो औरत वो इसी से बात कर रही थी, ये हम सबको मरवाएगा। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी मेरी तरफ नफरत से देखने लगे। हाँ, यही है वो, पागल हो गया है, या ये खुद कोई भूत है, उतारो उतारो इसे बस से। मैं यह सब सुन रहा था। मैं पूरी तरह अकेला पड़ गया था। मेरी बस में मेरे अपने ही मुसाफिर मेरे दुश्मन बन गए थे। रमेश वो टूट चुका था और वो जो असली दुश्मन थे वो मेरे पीछे सीट पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। मैं उस जाल में, उस खौफनाक जाल में बुरी तरह फंस गया था। मुझे नहीं पता कि मुझ में वो हिम्मत कहां से आई। शायद वो हिम्मत नहीं थी, वो बस एक आखिरी कोशिश थी यहां से भागने की। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को जो स्टीयरिंग पर जम गए थे उन्हें हिलाने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे बस चलानी थी। मुझे इन लोगों को यहां से निकालना था। मैंने शीशे में देखा, वो दोनों प्रेत वो अभी भी मुझे ही घूर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो मेरे डर का, मेरे खौफ का मजा ले रहे हों। मैंने अपनी आंखें उनसे हटाई और मैंने बस का गियर डाला। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गियर डालने में भी मुझे जोर लगाना पड़ रहा था। गियर के बदलने की एक हल्की सी आवाज हुई और मैंने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। बस एक झटके के साथ उस घनी धुंध में फिर से आगे बढ़ गई। बस के अंदर अब भी लोग रो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब चुप होने लगे। शायद वो इतना डर गए थे कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रमेश वो घिसटता हुआ, हाँ वो सचमुच घिसटता हुआ, वापस अपनी कंडक्टर वाली सीट पर आकर बैठ गया। वो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और बस मुझे ही घूर रहा था। वो मुझसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस चल रही थी, लेकिन मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं बस एक मशीन की तरह, एक जिंदा लाश की तरह बस को चला रहा था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे श्रीनगर पहुंचना है, जो यहां से अभी भी करीब 1 घंटे का रास्ता था। वो 1 घंटा मुझे एक पूरी जिंदगी जैसा लग रहा था। घनी धुंध, बारिश और बस के अंदर वो मौत जैसा सन्नाटा। बस वाइपर की वो घिसटने की आवाज और इंजन की वो गड़गड़ाहट, बस और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो सवारियां वो सब चुप थीं, वो बस मुझे ही घूर रही थीं। उनकी आंखों में अब भरोसा नहीं, नफरत थी। उन्हें लग रहा था कि मैं उन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा हूं, और शायद मैं ले भी जा रहा था। तभी दोस्तों, मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, शायद हवा की आवाज है या इंजन की, लेकिन नहीं, वो आवाज साफ थी। वो बच्ची जो उस आदमी की गोद में बैठी थी, वो अब धीरे धीरे गाना गाने लगी थी। एक बहुत ही अजीब और पुरानी सी धुन, जैसे कोई बहुत पुरानी लोरी हो जो कोई टूटे हुए गले से गा रहा हो। वो कोई शब्द नहीं थे, वो बस एक धुन थी, एक ऐसी धुन जो मेरे कानों में नहीं गूंज रही थी, वो मेरे दिमाग के अंदर घुस रही थी, और वो आवाज भी सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर रमेश की तरफ देखा। वो वैसे ही अपनी सीट पर पत्थर बना बैठा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो धुन वो इतनी बेसुरी और इतनी डरावनी थी कि मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर सुइयां चुभो रहा हो। मैं अपने कानों को बंद कर लेना चाहता था, लेकिन मैं बस चला रहा था। मैं अपने हाथ स्टीयरिंग से नहीं हटा सकता था। वो बच्ची गा रही थी, और मैंने जब डरते डरते उस शीशे में देखा तो वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा था, जैसे वो उस गाने पर, उस डरावनी धुन पर झूम रहा हो। मैं पागल हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अब और नहीं सह पाऊंगा। मैं बस को फिर से रोकने वाला था कि तभी वो गाना एकदम से बंद हो गया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। वो दर्द जो मेरे सिर में हो रहा था वो भी रुक गया। मैंने एक राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत बस एक पल की थी, क्योंकि अगले ही पल वो आदमी जो गोद में बच्ची को लिए बैठा था, वो एक बहुत ही भारी और गहरी घुर्राने वाली आवाज में बोला। एक ऐसी आवाज जो मेरे कानों ने नहीं,
बल्कि मेरी हड्डियों ने, मेरी रूह ने सुनी। वो मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, बस रोको। वो आवाज भी सिर्फ मुझे ही सुनाई दी थी। रमेश ने मेरी तरफ देखा। वो शायद मेरे चेहरे का डर देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ साहब? लेकिन मैं उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। हम उस वक्त सड़क के एक ऐसे हिस्से पर थे जहां दोनों तरफ सिर्फ घना काला जंगल था और एक तरफ वो हजारों फीट गहरी खाई। यहां कोई बस स्टॉप नहीं था, यहां कोई गांव नहीं था, यहां कोई भी नहीं था। लेकिन वो प्रेत, वो मुझे यहां इस वीरान घने काले जंगल के बीच में बस रोकने के लिए कह रहा था। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे वो प्रेत मेरे बगल में बैठकर मेरे कान में बोला हो, और ये आवाज सिर्फ मुझे आई थी। रमेश ने मेरी तरफ देखा। वो शायद मेरे चेहरे का डर देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ साहब? फिर रुक गए। मैंने कांपते हुए कहा, रमेश मुझे यहां से निकलो, मुझे ये बस नहीं चलानी। रमेश मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, ड्राइवर साहब पागल हो गए हो क्या? इस घने जंगल में बस रोक कर क्या करोगे? और सवारियों का क्या होगा? आप बस चलाओ, श्रीनगर बस आने ही वाला है। लेकिन मैं बस नहीं चला पा रहा था। मेरे हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए थे। तभी मुझे वो बच्ची की लोरी फिर से सुनाई देने लगी, और इस बार वो आदमी भी उस लोरी को अपनी उस गुर्राने वाली भारी आवाज में गाने लगा था। वो दोनों एक साथ गा रहे थे। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे सिर की नसें फटने लगी। मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह आवाज अब सिर्फ मुझे नहीं, ये रमेश को भी सुनाई दे रही थी, और शायद बस में बैठे बाकी लोगों को भी। रमेश अपने दोनों हाथों से अपने कान दबाकर चीखने लगा। बस के पीछे से भी सवारियों की भयानक चीखें आने लगीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं स्टीयरिंग छोड़कर अपने दोनों हाथों से अपने कान जोर से बंद करने ही वाला था कि तभी रमेश जोर से चीखा, ड्राइवर साहब सामने देखो। मैंने घबरा कर अपनी आंखें खोली, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। बस अब अपने आप चल रही थी। वो स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं था। वो अपने आप बाईं तरफ खाई की तरफ घूम रहा था। बस सड़क से उतरकर खाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैंने घबरा कर स्टीयरिंग को वापस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना जाम हो गया था जैसे लोहे से जम गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। बस के अंदर सवारियां फिर से चीखने लगी थीं। सब लोग देख रहे थे कि बस मौत की तरफ, खाई की तरफ जा रही है। रमेश वो पागलों की तरह स्टीयरिंग को मेरी तरफ खींचने में मेरी मदद कर रहा था, लेकिन हम दोनों की ताकत उस अनदेखी ताकत के सामने फेल हो गई थी। मैंने अपनी आखिरी कोशिश में उस ऊपर वाले शीशे में देखा। वो आदमी और वो बच्ची, वो दोनों अपनी सीट पर नहीं थे। वो दोनों बस के बाहर थे। वो बस के बाहर हवा में उस खाई के ऊपर लटके हुए थे, और उनके असली भयानक सड़े हुए चेहरे अब मुझे साफ दिख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे थे, और वो दोनों अपने सड़े हुए हाथ हमारी तरफ बढ़ाकर हमें अपनी तरफ उस खाई में बुला रहे थे। वो दोनों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी उस आदमी की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, आ जाओ ड्राइवर, हमारा मंदिर, हमारा घर नीचे ही है। और दोस्तों, जैसे ही उसने यह कहा, मेरी नजर उस खाई में नीचे उस घने अंधेरे में गई। वहां बहुत नीचे मुझे एक पुरानी टूटी हुई, जंग लगी हुई बस का मलबा दिखाई दिया, जो पेड़ों और चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। वो चंडिका मंदिर वो कोई मंदिर नहीं था, वो उस बस का मलबा था। वो उन दोनों का घर था। वो वहीं उसी बस में मरे थे, और आज वो हमारी बस को भी वहीं ले जाना चाहते थे। बस का अगला पहिया अब खाई के किनारे से नीचे लटक गया था। बस अब गिरने ही वाली थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। सवारियां चीख रही थीं, रमेश रो रहा था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मुझे पता था कि मैं बस को नहीं बचा सकता। मैंने रमेश की तरफ देखा और मैं जोर से चिल्लाया, रमेश कूद जा। और मैंने अपना वो ड्राइवर वाला दरवाजा जो मेरी तरफ था उसे एक झटके में खोला, और बिना कुछ सोचे, बिना पीछे देखे, मैंने उस चलती हुई खाई में गिरती हुई बस से छलांग लगा दी। मैं सड़क पर नहीं कूदा, मैं सड़क के किनारे जो पत्थरीली जमीन थी उस पर जा गिरा। मैं कई बार पलटा। मेरा सिर एक बड़े से पत्थर से टकराया। मेरे कंधे में और मेरी टांग में एक तेज भयानक दर्द हुआ, जैसे मेरी हड्डियां टूट गई हों। और फिर मैंने वो आवाज सुनी, एक भयानक दिल दहला देने वाली, लोहे के मुड़ने की, शीशों के टूटने की,
और उन 15-20 लोगों की एक साथ निकली हुई आखिरी चीख, वो आवाज वो खाई की गहराई में जाकर शांत हो गई। सब खत्म हो गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे उस बच्ची की वो खौफनाक हंसी की एक पतली सी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोस्तों, जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरा एक हाथ और एक टांग टूट चुकी थी। मुझे बाद में पता चला कि मुझे सुबह एक दूध वाले ने सड़क के किनारे बेहोश पाया था। उस बस का या उन सवारियों का या रमेश का आज तक कुछ पता नहीं चला। पहाड़ों की वो खाई इतनी गहरी थी कि कोई वहां नीचे उतर ही नहीं पाया। पुलिस ने उस बस को और उन सब लोगों को लापता घोषित कर दिया। मैंने आज तक किसी को वो असली कहानी नहीं बताई। मैंने सबको यही कहा कि बस का ब्रेक फेल हो गया था और मैं कूद गया। लोग मुझे कायर भी कहते हैं कि मैं अपनी सवारियों को छोड़कर भाग गया, लेकिन मैं जानता हूं कि उस रात क्या हुआ था। मैं उस रात उस भुतहा सफर से अकेला जिंदा बचकर वापस आया था, और आज भी जब रात को मैं अपनी टूटी हुई टांग को सहलाता हूं तो मुझे उस खाई से उस बच्ची की हंसी और वो लोरी की धुन, वो दोनों आवाजें साफ सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, गोरखा भाई नेपाल से, मजीद भाई मालदीव से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा ताजियाना, अहमद अहियाना, आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोईर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से,
जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना, अयान जफिराह, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।